हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम अपना जो अधूरा पेपर है नीट 2024 का वो फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका जो जूलॉजी का पार्ट है वो हम देखने वाले हैं आज। उसमें 50 के क्वेश्चंस रहेंगे और इसके अंदर जो है वो आपका आधा पार्ट जो है बॉटनी वो आपको लिंक्ड में दे दिया गया है। ठीक है, तो आप एक बार वहाँ पे जाके देख लीजिएगा तो दोनों पेपर आपके साथ में हो जाए। इसकी पीडीएफ भी हम अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव लिंक से, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको विद सॉल्यूशन पीडीएफ आपको दी जाएगी, तो एक बार देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन। तो इसके अंदर आपको बोला गया है कि नीचे में से कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो देखो आप देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड है, कोर्टिसोल है और प्रोजेस्टेरोन है। ग्लूकागोन एक जो बचा है वो एक स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? ग्लूकागोन। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। यहाँ पे आपको बोला कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट इंडिकेटर। ओके, तो ये सही है भाई, ये इंडिकेटर नहीं है हाइमेन का प्रेजेंट होना। ठीक है, और दूसरा हाइमेन इज स्टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, ये अफवाह है कि भाई फर्स्ट कोइटस पे ही हाइमेन का टूटना जरूरी है, वरना क्या होगा कि वर्जिनिटी लॉस हो चुकी है ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है ऐसा कि भाई ड्यूरिंग साइकिल चलाना या फिर ऐसा कोई चीजें होती है जिसकी वजह से हाइमेन टूट सकता है। ठीक है, तो उससे और वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो इसके अंदर आंसर क्या आना चाहिए? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is incorrect? Okay, a bioreactor provide optimal growth condition for achieving the desired product. Okay, ये वाला लाइन जो है वो करेक्ट है भाई। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर स्टरिंग टाइप। हाँ, ये भी सही है कि स्टर टाइप बायोरिएक्टर हम यूज करते हैं मेजोरिटी। बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर। नहीं, स्मॉल स्केल नहीं होगा इधर पे, लार्ज स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स हम बोल सकते हैं। तो ये वाली लाइन रॉन्ग है। और बायोरिएक्टर्स हैव एन एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, ये भी होता है उनके पास। तो आंसर क्या रहेगा? थर्ड। विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है आपके डीएनए टू आरएनए की। ठीक है, और यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिया गया है, यानी कि इसके अंदर से डायरेक्ट आपको बनाना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीधा इसी सीक्वेंस के सामने। ओके, टी टी के सामने क्या रहेगा? यहाँ पे ए यू जी, ए की जगह पे क्या आएगा? यू, टी की जगह पे फिर से ए, इधर पे आएगा सी, सी जी, ट्रिपल यू, टी के सामने ए के सामने यू, टी के सामने ए, फिर जी जी यू, ए ए जी यू और 3 डैश, यानी कि 5 डैश ए यू जी, 5 डैश ए यू जी, 5 डैश ए यू जी, 5 डैश ए यू जी। उसके बाद है यू ए सी, उसके बाद है यू ए सी, यू ए आया तो ये वाली लाइन निकल गई, ये लास्ट वाली लाइन भी निकल गई, यू ए सी, यू ए सी। ठीक है, इसके बाद आता है सी जी यू, सी जी यू है इसमें, सी जी यू है इसमें, यस। उसके बाद आता है यू यू ए, यू यू है, यू यू ए इसमें भी है। आगे चलते यू ए जी, यू ए जी है, इसमें भी यू ए जी है। आगे चलते हैं जी यू ए, जी यू ए, और इसमें जी जी ए है, तो यानी कि यहाँ पे मिस्टेक है, ये वाला रॉन्ग हो सकता है। और लास्ट वाला ए जी यू, ए जी यू, ए जी। ओके, तो ये तीनों रॉन्ग हो गए, आंसर आपका रहेगा ए। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ए की बेस पेयर वहां पे चेंज हो गया, बेस एक चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपका पूरा आंसर चेंज होके नंबर 1 पे आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट एसर्शन एंड रीजन आपको दिया गया है। उसके अंदर आपको दिया है FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लेडिग सेल इन मेल। मेरे हिसाब से ये लाइन आपकी रॉन्ग है। ठीक है, FSH नहीं होता इधर पे, यहाँ पे LH होता तो भी मान लेते। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा रॉन्ग है। आगे देखते हैं। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल बाय इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन ह्यूमन मेल बीइंग। तो ये वाला करेक्ट है। तो assertion is wrong and reason is right. Assertion is false but R is true. Yes, answer is 4. नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको डिजीज दिया है और उसके सामने वहां पे उसके कॉजेटिव एजेंट दिए हैं। तो देखते हैं टाइफाइड किससे होगा, लेशमानियासिस किससे होगा, और रिंगवर्म और फिलारियासिस ये सब चीजें किससे होने वाली है। तो यहाँ पे हम पहले सिंपल सा देख लेते हैं कि टाइफाइड होता किससे है। टाइफाइड होगा साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया से। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। फिर उसके बाद आता है लेशमानियासिस, जो कि लेशमानिया डोनोवानी के लेशमानिया डोनोवानी करके जो है उससे होगा। उसके बाद है आपका रिंगवर्म। तो रिंगवर्म होगा जो वो माइक्रोस्पोरम। या फिर ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मा फाइटोन। ठीक है, उसके बाद आता है फिलारियासिस। वो किससे होगा, वुशेरिया बेनक्रोफ्टी या फिर मलाई। ठीक है, तो इसमें ये सब हमने नाम लिखे वो क्या है। तो टाइफाइड वाला जो है, ठीक है, वो क्या है। उसके बाद लेशमानियासिस वाला क्या है, रिंगवर्म क्या है, वो टाइप क्या है, वो फंगस है, निमेटोड है, प्रोटोजुआ है, बैक्टीरिया है क्या वो सब लोग। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी वाला जो है वो क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया। लेशमानिया डोनोवानी जो है वो है प्रोटोजुअल डिजीज। ठीक है, प्रोटोजुआ है वो, प्रोटोजुआ। और रिंगवर्म जो है वो किससे होगा आपको, वो होगा आपको फंगस से। और लास्ट वाला जो है फिलारियासिस वो क्या है आपके, निमेटोड से। तो वो आपको निमेटोड, एक सेकंड। तो ये जो डिजीज है वो सब अलग अलग जीवों से होते हैं, अलग अलग लाइफ से होते हैं। तो उसमें टाइफाइड के सामने क्या रहेगा, बैक्टीरिया। ए के सामने 4, ए के सामने 4। देन आफ्टर बी, पी के लेशमानिया के सामने प्रोटोजुआ आएगा, आंसर नंबर 3। फिर रिंगवर्म, रिंगवर्म के सामने क्या आएगा, एक फंगस। और डी के सामने क्या रहेगा, निमेटोड। यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2 एक ही ऑप्शन है ऐसा, और आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Following are the stages of pathway for conduction of an एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। हार्ट से एक्शन पोटेंशियल रिलीज हो रहा है तो वो कैसे पास होगा। तो हमें सबको पता है कि सबसे पहले जो है वो ऐसे नोड से बनेगा। ठीक है, ऐसे नोड से वो पास होके कहाँ जाएगा, एवी नोड पे जाएगा। एवी नोड से पास होके वो एवी बंडल के पास जाएगा। एवी बंडल से पास होके वो जाएगा, जो ब्रांचेस रहेगी छोटी छोटी उसके पास, और वहां से लास्ट में क्या जाएगा, पर्किंजे
फाइबर्स के पास जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सीक्वेंस हमें मेंटेन रखनी है। तो ये ऐसे नोड कहाँ है भाई, ई वाला 1, देन आफ्टर एवी नोड है वो सेकंड, एवी बंडल है वो थर्ड, फिर आता है बंडल ब्रांचेस तो वो 4, और ये नंबर 5। तो आपको सीक्वेंस क्या बनेगी, ई सी ए, ई सी ए, ई ए डी नहीं, ई सी ए डी बी। यस, करेक्ट आंसर ये रहा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको सेल डिवीजन के बारे में क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है वो। इसके अंदर बोला गया है कि डाइकाइनेसिस में क्या होता है, पैकाइटिन में क्या होगा, जाइगोटिन एंड लेप्टोटिन में क्या होगा। तो इसके अंदर रहेगा आपका आंसर, देखते हैं चलिए। ए के सामने भाई डाइकाइनेसिस होगा तो वहां पे कियासमाटा जो है वो टर्मिनलाइज हो चुके होंगे, तो आंसर रहेगा ए के सामने 2। ए के सामने 2, यहाँ पे देख लेते हैं ए के सामने 2 वाले कितने हैं, एक ही है आंसर पे। आंसर सी इज करेक्ट, बट फिर भी हम वेरीफाई करने के लिए देख लेते हैं कि ए के सामने 2, फिर बी के सामने यहाँ पे आपको 4 दिया है, क्या वो करेक्ट है। पेकाइटिन में जो है अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, यस बिल्कुल करेक्ट है, वहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखेंगे। देन आफ्टर सी, जाइगोटिन, साइगोटिन के सामने आपको दिया गया है इसमें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो यहाँ पे सही बात है, जाइगोटिन में ये बनता है। ओके, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद रहेगा डी, लेप्टोटिन, तो लेप्टोटिन में रहेगा क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड। तो हाँ, शुरुआत में ऐसे ही दिखते हैं, तो आपको आंसर क्या रहेगा, 2413 बराबर। तो आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मसल आर गिवन इन एबीसी एंड आइडेंटिफाई द मैचिंग पेयर अलोंग विद देयर लोकेशन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, लोकेशन भी देना है और आइडेंटिफाई भी करना है। तो पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से है ये मसल्स। पहला वाला है वो कौन सा है, स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल। सेकंड वाला जो है वो आपका कौन सा है, स्मूथ वाला। और लास्ट वाला जो है वो कौन सा है, कार्डियक मसल। ठीक है, अब इसके अंदर से आधा तो हमें पता लग गया कि भाई लास्ट वाला कार्डियक है, वो कौन से जगह पे प्रेजेंट होना है, वो जनरली प्रेजेंट होना है हार्ट के अंदर। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कार्डियक मसल हार्ट के अंदर होता है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बेटा, हार्ट के अंदर रहता है। उसके बाद आता है, हम देखते हैं स्मूथ मसल, वो कहाँ पे प्रेजेंट हो गए, मेजोरिटी जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, जैसे कि हमारा जो है इंटेस्टाइन हो गया, सॉरी इंटेस्टाइन नहीं बोल सकते, उसको बोलेंगे हम स्टमक बोल सकते हैं, या फिर इंटरनल ऑर्गन जितने भी है वो उसमें आ जाते हैं। स्टमक हो गए या फिर ब्लड वेसल्स हो गए। ठीक है, तो इन सभी में स्मूथ मसल हो गया। और लास्ट कौन कौन सा बचा, स्केलेटल मसल, वो कहाँ पे प्रेजेंट हो गए, जनरली जो है वो बोन्स के आसपास रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। देखते हैं कार्डियक जो है इसके अंदर कौन सा दिया है, सी इज कार्डियक, यस हार्ट इज करेक्ट, इधर भी हार्ट करेक्ट दिया है और इधर भी दिया है, तो ये ऑप्शन तो हमारा निकल गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको दिया है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल जो है वो स्टमक में होता है, तो ये रहा, इसमें स्मूथ टोज नहीं, और इसके अंदर भी स्मूथ नहीं दिया है, तो ये वाला भी निकल गया। चलो आगे चलते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। ओके, यही सीक्वेंस करेक्ट है, ये ट्राइसेप्स में होगा, तो ये बोन्स जो है उसके साथ हमारा मसल जुड़ता है ट्राइसेप्स के साथ, तो ये वाला भी करेक्ट आंसर है। तो आंसर क्या रहना चाहिए आपका, 2। ठीक है, यस। आगे चलते हैं, आईयूडीज के डिफरेंट टाइप दिए हैं और उसके एग्जाम्पल लग रहे हैं, तो देखते हैं चलो कि नॉन मेडिटेटेड आईयूडी ये कौन सी है भाई। इसके अंदर A23, तो यहाँ लिख लेते हैं, ए के सामने यहाँ पे ही लिख लेते हैं A23। लिपस लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी
है। उसके बाद जो है वो कॉपर रिलीजिंग आईओडी है जो कि मल्टीलोड 375 है, यस करेक्ट। फिर आती है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो कि है LNG-20, ठीक है। और इम्प्लांट जो है वो प्रोजेस्टेरोन के इम्प्लांट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आंसर 2। तो 3142 नहीं, ये नहीं है 3142, यस आंसर फोर्थ इज करेक्ट। आगे चलते हैं। लाइपेज, यहाँ पे अलग अलग एंजाइम और उसका फंक्शंस दिया है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या रहते हैं। लाइपेज जो है वो क्या ब्रेक करेगा, आप सभी को पता होना चाहिए भाई। लाइपेज जो है वो क्या ब्रेक करेगा, लाइपेज लाइपेज किसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, वो लिपिड्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जनरली लिपिड्स में ईस्टर बॉन्ड रहते हैं, तो हम यहाँ पे अलग से लिख लेंगे, ए के सामने क्या रहेगा 2। देन आफ्टर न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होता है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो ए के सामने बी के सामने 4 नंबर। देन आफ्टर सी प्रोटीएज, प्रोटीएज जो है वो प्रोटीन को ब्रेक करेंगे। प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड रहेगा, 2 एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा, तो सी के सामने 1। और अमाइलेज जो है वो शुगर को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। तो वहां पे कौन सा बॉन्ड रहता है, जनरली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। तो इसके अंदर आंसर रहेगा 2413। इसमें देखते हैं 2413, ये रहा 2413 यहाँ पे है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया है, आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। आपको असर्शन और रीजन दिया गया है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ is recommended by doctors for bringing a healthy baby। यहाँ पे बोला गया है कि भाई इनिशियल पीरियड में अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवा जाएगा तो फिर हेल्दी बेबी के लिए वो अच्छा रहेगा। यस बिल्कुल करेक्ट है भाई, वो हेल्दी बेबी के लिए अच्छा रहता है। कोलोस्ट्रम contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby। यस बिल्कुल करेक्ट है, न्यूबॉर्न बेबी के पास कोई इतना ज्यादा इम्यूनिटी नहीं रहता, तो उसको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दोनों आंसर करेक्ट है और पहला वाला का एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि बीच में अगर बिकॉज रख के अगर रीड करा जाए तो वो करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है ह्यूमन इवोल्यूशन के स्टेप्स। तो अलग अलग जो है वो आपको पास्ट टू रिसेंट के फॉर्म में आपको रखना है, ठीक है। पास्ट यानी कि सबसे लास्ट वाला, और रिसेंट यानी सबसे अभी जो है नजदीक वाला वो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई होमो हेबिलिस दिया है, निएंडरथल दिया है, और सेपियंस एंड इरेक्टस आपको दिए हैं। तो सबसे पास्ट में जो था वो क्या था आपका, होमो हेबिलिस, ठीक है। तो ये सबसे पास्ट में था, तो ये सबसे कहाँ आना चाहिए, वो सबसे आना चाहिए पहले। उसके बाद जो है वो हेबिलिस के बाद कौन आया, इरेक्टस। तो इरेक्टस जो है वो सेकंड नंबर पे रहेगा, और होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल आए, तो वो नंबर 3 पे रहेंगे, और लास्ट पे सेपियंस प्रेजेंट थे, तो वो नंबर 4 पे रहेंगे। तो आंसर की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, ए डी सी और बी, ठीक है। तो ADCB यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यस, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दी गई है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है ये सब चीजें वो आपको बोला गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो आगे। एक्सोनिम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, किसमें होगा एक्सोनिम, एक्सोनिम जनरली सिलिया एंड फ्लैजेला में होता है। कार्टविल पैटर्न किस में देखी जाती है, सेंट्रियोल में देखी जाती है। और क्रिस्टी किस में देखी जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और सैटेलाइट सेंट्रियोल पे दिखे जाते हैं, सॉरी क्रोमोसोम पे दिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, 2143, 2143, आंसर फोर्थ इज करेक्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं और उसके कॉमन नेम दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई टेरोफाइलम
मैगजीन, प्रिस्टिस एंड एक्सोसिटस, ये सब अलग अलग फिश के एग्जाम्पल है और सभी का अलग अलग यहाँ पे आपको कॉमन नाम दिया गया है। तो उसके अंदर टेरोफाइलम जो है उसको बोलेंगे हम एंजल फिश, ठीक है। उसके बाद जो है मैगजीन जो है उसको क्या बोलते हैं जनरली, एग फिश। प्रिस्टिस जो है उसको क्या बोलते हैं जनरली, सो फिश, क्योंकि उसका जो जबड़ा है वो सो जैसा दिखेगा। और एक्सोसिटस जो है वो फ्लाइंग फिश के फॉर्म में जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आंसर क्या रहना चाहिए, एंजल यानी कि फर्स्ट क्या है 3 है, हेग फिश यानी कि 1, सो फिश यानी कि 2 एंड लास्ट वन इज 4। ओके 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, यस आंसर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से एक टेबल वाला। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन और ये सब आपको अलग अलग बोलते हैं, तो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं और किस में यूज करते हैं जनरली। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो किसके लिए यूज करेंगे, एम्फीसेमा के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि कॉर्न बोरर भी दिया है, कॉटन बोलवर्म भी दिया है, क्राई 1 ए बी एंड क्राई 1 ए सी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फंसना नहीं है, क्राई 2 ए बी अगर होगा तो वो किसके लिए होगा, कॉटन बोलवर्म के लिए, ठीक है। क्राई 2 ए बी एंड क्राई 1 ए सी, ठीक है। और क्राई 1 ए बी जो दिया गया है वो आपको कॉर्न बोरर के लिए लेना है, तो यहाँ पे आंसर नंबर 4 लिखेंगे, यहाँ पे नंबर 1 लिखेंगे। और ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी जो है वो एडीए डेफिशिएंसी के लिए यूज करी गई थी, ठीक है। तो 3 4 1 2 जो आपका करेक्ट सीक्वेंस है, 3 4 1 2 ये रहा सी ऑप्शन यानी कि थर्ड ऑप्शन, यस। आगे चलते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस स्टैंड फॉर, तो हमें पता है टीआई किसके लिए यूज होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी कि ट्यूमर को इंड्यूस करेगा, तो ट्यूमर इंड्यूसिंग जो रहेगा वो आंसर रहेगा आपका, ठीक है। तो ट्यूमर इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, इनहिबिटिंग नहीं है, ये ही रहेगा आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। ओके यहाँ पे डिफरेंट आपको जो ऑर्गन दिए गए हैं और सामने एनिमल दिए गए हैं जो कि एग्जांपल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई प्लूरोब्राकिया, ठीक है, वो जनरली किस में देखा जाता है, तो वो दिखा जाएगा आपको टीनोफोरा में, ठीक है। तो टीनोफोरा के जो मेंबर्स रहेंगे उसके अंदर क्या रहेगा, प्लूरोब्राकिया। देन आफ्टर रहेगा रेड्यूला जो कि मोलस्का में रहेगा, उसका कौन सा ऑर्गन है, ये फीड करने का ऑर्गन है, यहां से वो खाते हैं। नंबर 3 पे है स्टोमोकॉड जो कि एक नोटोकॉड जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है और जनरली किस में पाया जाता है, हेमिकॉर्डेट्स में पाया जाता है। और बचा कौन, एयर ब्लैडर जो कि ओस्टिच थाइस में रहेगा, ठीक है। तो ये जो है वो ब्यूएंसी के लिए रहेगा, ब्यूएंसी यानी कि आपको जो पानी के ऊपर तैरना रहता है या ऐसा कुछ रहता है, तो उसके लिए एयर ब्लैडर जो है वो काम आएगा। तो ओस्टिच थाइस जो है फिशिस, उनके लिए एयर ब्लैडर काम में आएगा। तो सीक्वेंस क्या रहेगी, 2 1 4 3, 2 1 4 3 जो कि आपको सेकंड नंबर पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a natural or traditional contraceptive method? Natural method कौन सी है, कोइटअप इंटरप्टस है, पीरियोडिक एब्सिटेंस है, लैक्टेशनल एमनोरिया वो भी है, यस। वर्ड्स जो है वो नेचुरल नहीं है, वो भाई मैन मेड है। तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। यहाँ पे आपको सेल डिवीजन के अलग अलग स्टेजेस दिए हैं और इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, तो चलो करते हैं हम करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज। तो सबसे पहले आपका जो है वो G1 आएगा, उसके बाद क्या होगा, G1 के बाद होगा एस फेज, एस फेज के बाद होगा G2 फेज, उसके बाद क्या होगा, सेल जो है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा,
यानी कि कैरियोकाइनेसिस होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो आपको G1 दिया है E, देन आफ्टर सिंथेसिस जो है वो C, G2 दिया है A, कैरियोकाइनेसिस दिया है D, और ये साइटोकाइनेसिस दिया है B, ECADB, ECADB। यस, यही है फोर्थ आंसर जो है वो आपका रहेगा इसमें करेक्ट। आगे चलते हैं। Which one of the following factor will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium? तो इसमें देखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अफेक्ट करेगा, माइग्रेशन अफेक्ट करेगा, और जेनेटिक ड्रिफ्ट भी अफेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर जीन पूल कांस्टेंट रहता है तो इक्विलिब्रियम को कोई भी इश्यू आएगा नहीं, जो कि 1 का 1 ही रहेगा। तो आंसर नंबर क्या है आपका यहाँ पे 4 इज करेक्ट। क्योंकि अगर जीन पूल में डिफरेंस आया तो ही इक्विलिब्रियम में डिफरेंस आएगा और तभी अफेक्ट होगा, तब तक अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पे लिखा है भाई आपको ब्रेन के डिफरेंट स्पेस दी गई है और वहां पे आपको बोला गया है कि उसका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कि भाई इसके अंदर आंसर में जो है पोन्स रीजन, हाइपोथैलेमस रीजन, मेड्यूला रीजन और सेरेबेलम रीजन दिया है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर देखा जाए तो ये सभी में से ये 3 तो आपको हिंड ब्रेन के एग्जांपल्स दे दिए, और ये जो है वो फोर ब्रेन आपका है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पोन्स रीजन जो है वो डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कनेक्ट करता है, तो 3 के सामने यहाँ पे ए लिख देते हैं। आगे चलते हैं, जो कि बी हाइपोथैलेमस जो है वो न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स में हेल्प करेगा, तो वो आंसर रहेगा आपका न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स के साथ हाइपोथैलेमस। मेड्यूला रीजन जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, मेड्यूला रीजन आपको कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। तो यहाँ पे रेड्यूला जो है सॉरी मेड्यूला जो है वो रेस्पिरेशन कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और बाकी क्या बचा, सेरेबेलम, जो कि एडिशनल स्पेस देता है, वहां पे इनफोल्डिंग से ऐसे रहेंगे जिसकी वजह से आपको ज्यादा स्पेस मिलेगी न्यूरॉन के लिए, और पोस्चर और बैलेंस में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या रहना चाहिए यहाँ पे 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। आंसर एक ही दिया है, वो है 2 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट कैपेसिटीज दी गई है, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ओके। तो इसके अंदर देखा जाए तो आपको वहां सामने से मिक्स करके दिया है कि किस किस का प्लस करेंगे तो आपको कौन सा आंसर मिलने के चांसेस है, ठीक है। तो उसके अंदर देखा जाए तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है वो टाइडल वॉल्यूम और ईआरवी के, यानी कि टीवी प्लस ईआरवी होगा, ठीक है। देन आफ्टर एफआरसी जो है वो क्या होगा, ईआरवी प्लस आरवी होगा। देन आफ्टर वाइटल कैपेसिटी जो है वो क्या होगा, वो सबका सम होगा ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। और आईसी जो होगा वो क्या रहेगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी रहेगा, ठीक है। इसके लिए डिटेल में हम क्लास जब स्टार्ट करेंगे तब उसमें बात करेंगे। अभी जो पेपर सॉल्यूशन है तो इसके अंदर डायरेक्टली हम जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या रहना चाहिए, टीबी प्लस ईआरवी, यानी कि ए के सामने टीवी, टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस आंसर 2। तो ए के सामने क्या रहेगा 2। देन आफ्टर बी ईआरवी प्लस आरवी, ईआरवी प्लस आरवी, ये रहा बी के सामने रहेगा 4। सी के सामने तीनों होते हैं ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, ओके। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी, यस नंबर 1। और बचा कौन, डी, डी के सामने क्या रहेगा 3 नंबर, ठीक है। तो आपका सीक्वेंस क्या रहेगा 2 4 1 3, तो 2 4 1 3, यस फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स दिए गए हैं, ठीक है।
अब देखते हैं कि उसके अंदर से चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, तो इसमें से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन कौन से है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसके अंदर माइस्थेनिया ग्रेविस बोल सकते हैं कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, दूसरा आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस दिया है, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने के चांसेस 100% है। ठीक है, और गाउट जो है वो ऑटो इम्यून नहीं है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वो भी नहीं है, और सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटोसिस ओके वो एक जो है वो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि तीनों के तीनों सेल्फ सेल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो आपका जो है वो कैसा बोल सकते हैं कि उसको जीनेटिकल डिसऑर्डर में हम ले सकते हैं, जीनेटिकल डिसऑर्डर। और गाउट जो है वो इन्फ्लामेशन रहता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो बाकी के तीनों जो है वो आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ए बी एंड ई। तो इसके अंदर आंसर रहेगा ए बी एंड ई, सेकंड आंसर। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट कौन नहीं है? नॉट लिखा है, याद रखना। यूटेरिन फंडस, बस यही तो नहीं है। ठीक है, तो आंसर डायरेक्ट आपका मिल गया, आंसर है। इस्थमस जो है वो की है, इनफंडिबुलम है, एम्पुला भी है, लेकिन यूटेरिन फंडस जो कि नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स दिए हैं और कहाँ पे प्रेजेंट हो गए वो आपको बोला गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई कौन सा जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं फाइब्रस जॉइंट्स जो है, जो कि स्कल में होने चाहिए। तो यहाँ पे स्कल के सामने 3 नंबर है, तो उसके सामने यहाँ पे ए लिख लेते हैं। स्कल जो कि अलाउ नहीं करेगा कोई मूवमेंट को, यानी कि स्कल के अंदर कोई भी हड्डी मूव नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो कि आपके वर्टिब्रा के अंदर रहेंगे। तो आंसर नंबर बी टू 1, यानी कि एडजस्टेंट वर्टिब्रे एंड लिमिटेड मूवमेंट, यानी कि थोड़ी सी मूवमेंट करवा सकते हैं, इधर उधर हिलना डुलना पूरा नहीं हो सकता, लेकिन एज इट इज जहां पे मूवमेंट करनी है ऐसी मूवमेंट्स वो कर सकता है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं कर पाएगा। उसके बाद आते हैं हिंज जॉइंट्स, जो कि आपके रहेंगे नी में। ठीक है, एक ही तरफ खुलने वाले, यानी कि दरवाजा जैसे एक ही तरफ खुलता है, ठीक वैसे ही हिंज जॉइंट्स रहेंगे, जो कि चलने में हेल्प करेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि इधर उधर घुमाना है, राउंड मूवमेंट चाहिए, तो वहां पे प्रेजेंट हो गए, जो कि ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल पे प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो डी बी ए सी, या फिर हम बोलेंगे 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 वाला हमें ऑप्शन दिया है यहाँ पे नंबर 4 पे। उसके बाद आगे चलते हैं। द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको बोला गया है कि डॉल्फिन एंड पेंगुइन के जो कि फ्लिपर्स है, वो फंक्शन उसका कैसा है? सिमिलर है, लेकिन उसका जो एनाटॉमी है या फिर उसका स्ट्रक्चर बोलेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो कैसा है? डिसिमिलर, या फिर नॉट मैचिंग, यानी कि वो मैच नहीं हो रहा है अंदर से। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स को जनरली क्या बोलते हैं हम? एनालोगस ऑर्गन। और एनालोगस ऑर्गन जो है वो इवोल्यूशन कौन से टाइप का रहता है? जनरली कन्वर्जेंट टाइप का। ठीक है, तो ये याद हमेशा रखना कि एनालोगस ऑर्गन्स जो कि कन्वर्जेंट टाइप का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इवोल्यूशन आपको पूछा गया है तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, और अगर ऑर्गन्स पूछे जाए तो वो एनालोगस ऑर्गन्स है। ठीक है, तो आंसर आपका रहेगा कन्वर्जेंट। उसके बाद देखते हैं इन द नेफ्रॉन, यहाँ पे फिर से स्टेटमेंट वाला आया, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ
Henle is impermeable to water and permeable to electrolyte। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई कि भाई ये दोनों रॉन्ग है। ठीक है कि भाई ये जो है लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल नहीं होता और परमिएबल नहीं होता, इसका उल्टा सुल्टा है। ठीक है, यहाँ पे आपको उल्टा सुल्टा दे दिया गया है। आगे चलते हैं। द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम और इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्सॉर्प्शन। वो भी भाई गलत है। यहाँ पे आपको दिया गया है कोलमनर ब्रश बॉर्डर, जो कि गलत है। यहाँ पे आएगा क्यूबोइडल। तो ये वाली लाइन भी गलत हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। वन, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स। यस, सेकंड आंसर इज करेक्ट। उसके बाद आगे चलते हैं। In both sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structures called the anal cerci are present on। तो इसके अंदर डायरेक्टली आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, जो कि कॉकरोच का 10th सेगमेंट रहेगा, वहां पे आपको एनल सर्सी देखी जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? यहाँ पे आपको ये देखना है कि भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनाना है, एल्वियोली में। तो एल्वियोली का कंडीशन हमें देखना होगा। एल्वियोली में क्या रहना है, हाई PO2 रहेगा। ठीक है, हाई PO2 रहता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि हाई रहेगा। बाकी के जो है वो लो क्या रहेंगे, PCO2 रहेंगे, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लो रहेगा। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी लो रहना है और टेम्परेचर भी लो रहना है। ये सभी चीजें जो है वो किसके लिए यूजफुल है, तो ये जो है वो फेवरेबल फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम HbO2 बनने के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है जो कि एल्वियोली में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इसके अंदर आपको दी गई होनी चाहिए। हाई PO2 एंड लेस H+ कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला करेक्ट हो सकता है। लो PCO2 एंड हाई टेम्परेचर, नहीं, ये वाला रॉन्ग है। लो PCO2 एंड हाई H+ नहीं, रॉन्ग है। हाई PO2 एंड हाई PCO2 नहीं, रॉन्ग है। तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है कि H+ जो है वो लो होना चाहिए और PO2 कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस के फॉलो करते हुए आंसर आपका रहेगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको वेक्टर दिया गया है और वहां पे आपको बोला गया है कि फाइंड द रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन। एक्स जीन यहाँ पे दिया है, वो कौन सा जीन है यहाँ पे आपको दिया गया, वो जो है वो ओरी साइट है। और वाई जीन जो दिया गया है वो वाई जीन कौन सा है, वो ROP जीन है, जो कि एंजाइम्स जो रेप्लिकेशन में हेल्प करने वाले हैं उसका प्रोडक्शन करेगा। तो X is responsible for the resistance to antibiotics and Y protein involved in a replication of plasmid। नहीं, ये X वाला रॉन्ग है भाई, X वाला जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन इज रॉन्ग। The gene X is responsible control the copy number, yes, and Y is the protein involved in a replication of plasmid, yes, ये भी करेक्ट है। तो आंसर नंबर 2 आपका आना चाहिए। देख लेते हैं बाकी के ऑप्शंस। तो जीन X इज फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन, नहीं, ये रॉन्ग है भाई। और जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्निशन, ये दोनों रॉन्ग है। तो आंसर 2 इज करेक्ट। आगे चलते हैं, फिर से एक टेबल वाला। तो उसमें देखते हैं क्या है। डाउन्स सिंड्रोम जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे होगा, और ये सब थैलेसेमिया वाला जो, ये सब आपको क्रोमोसोम नंबर दिखने हैं कि कौन से क्रोमोसोम पे जनरली होना है। ठीक है, तो डाउन्स सिंड्रोम जो है वो आपको 21st क्रोमोसोम पे देखने को मिलेगा। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम इज कॉल्ड डाउन्स सिंड्रोम। तो आंसर A23 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, A23।
ठीक है। उसके बाद जो है बी नंबर यानी कि अल्फा थैलेसेमिया जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अल्फा थैलेसेमिया जो है वो 16 क्रोमोसोम पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अल्फा के लिए 16 और बीटा के लिए 11th क्रोमोसोम, ये सबको याद होना चाहिए। और लास्ट जो बचा वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो कि एक्स क्रोमोसोम पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है वो 3 4 1 2 जो सीक्वेंस है आपको मेंटेन करनी है। 3 4 1 2 सी ऑप्शन में दी गई है, तो थर्ड वन इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। गोजेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज competing for different resources cannot exist indefinitely। यहाँ पे ये लाइन गलत लग रही है क्योंकि डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम रिसोर्सेज आने चाहिए। ठीक है, सेम रिसोर्सेज के लिए अगर वहां पे कंपटीशन हो रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। दूसरी लाइन लिखी है कि अकॉर्डिंग टू गोजेस प्रिंसिपल during competition the inferior will be eliminated। yes correct, and this may be true if resources are limiting। बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट वन जो है वो रॉन्ग है और स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज करेक्ट यानी कि ट्रू। आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है कि नॉन कॉर्गेट जो रहते नॉन कॉर्गेट सॉरी नॉन कोडेट एनिमल रहेंगे उनके लिए आपको अलग से स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ओके, तो आपको नॉन कोडेट के बारे में यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, नहीं भाई ये नॉन कोडेट का एग्जांपल नहीं है, कोडेट में होना चाहिए। नोटोकोड इज एब्सेंट, यस तभी तो नॉन कोडेट में रखा है उसको। उसके बाद रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, नहीं रॉन्ग है। हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, यस प्रेजेंट होता है तो डोर्सल रहेगा, ऑब्वियस है। और पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, ये भी करेक्ट है। तो ये जो दोनों है वो कोडेट्स के एग्जांपल्स में ले सकते हैं कि कोडेट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहती है। तो आंसर आपका रहना चाहिए बी डी एन ई, बी डी एन ई ओनली, यस 3 इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। फिर से एक स्टेटमेंट, इस वाले पेपर में आपको स्टेटमेंट बेस्ड एंड जो टेबल फॉर्म में है बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे कि कैसे पेपर निकलता है, कैसा मतलब उसका स्ट्रक्चर रहता है जनरली। स्टेटमेंट वन जो कि आपको दिया है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोजम, करेक्ट है वो भाई स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा पोन्स एंड सेरेब्रम, नहीं ये वाला जो है मुझे थोड़ा रॉन्ग लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बनना चाहिए, मिड ब्रेन के पार्ट आने चाहिए जो कि मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगाटा है। तो मिड ब्रेन पोन्स एंड तो सेरेब्रम जो है वो इधर नहीं आएगा, तो ये वाला लाइन रॉन्ग है। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। आंसर नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, ओके तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको दी गई है और क्या क्या जो है वो यूज होगा, ये शायद कॉकरोच वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं। स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, फूड स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, वो क्रॉप का यूज करेंगे। ठीक है, तो 4 के सामने ए लिख देते हैं। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल एट जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, जो कि उसको सी का बोलेंगे, गैस्ट्रिक सी का। ठीक है, तो वो नंबर बी पे रहेगा। देन आफ्टर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट एट जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम भाई मालपेगियन ट्यूब्यूल्स। उसके आगे चलते हैं। लास्ट वाला जो स्ट्रक्चर यूज फॉर ग्राइंडिंग द फूड इज गिजार्ड।
ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका क्या रहना चाहिए, 4231, 4231 भाई, 4231, 4231, यस फर्स्ट वाला ही है आपका आंसर। यस करेक्ट। आगे चलते हैं, फिर से टेबल वाला भाई, इसमें लगता है कोई पूरा टेबल ही लगा दिया है। चलो आगे चलते हैं। एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, यहाँ पे डिफरेंट डिजीज दिए गए हैं आपको, और सामने आपको दिया है कि कॉजेज क्या है, उस डिजीज होने के चांसेस किससे ज्यादा बढ़ते हैं। देखते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ठीक है, तो वो जो है आपको कैसे होगा, तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स, ये वाला हम बोल सकते हैं कि भाई एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो है उसके साथ कोरिलेट कर रहा है। देन आफ्टर एक्रोमेगाली, यानी कि ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद जो है कुशिंग सिंड्रोम, ओके, जो कि कोर्टिसोल के एक्स्ट्रा सिक्रीशन की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाना है। ठीक है, तो देखते हैं कि सी जो है 1 में आएगा, और लास्ट जो बचा वो क्रिटिनिज्म, यानी कि स्टंटेड ग्रोथ बोल सकते हैं, वो कहाँ पे आएगा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो सी डी ए बी, सॉरी उल्टा बोल दिया, ए के सामने 3 रहेगा, तो 3412, 3412 आंसर नंबर 4 जो कि सही है आपका। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ओके, देखते हैं। जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, नहीं भाई ये रॉन्ग है। रेनल corpuscle of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of the रेनल मेड्यूला, नहीं रेनल मेड्यूला के इनर पोर्शन में रहना है, इनर पोर्शन ऑफ रेनल मेड्यूला, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। लूप ऑफ हैंडले ऑफ juxtamedullary nephron run deep into medulla, yes correct, and juxtamedullary nephrons outnumber the cortical nephron, नहीं भाई ये लेस नंबर में होते हैं, लेस इन नंबर। ठीक है, तो ये वाला भी रॉन्ग, आउट नंबर यानी ज्यादा कर देते हैं, तो आंसर क्या रहना चाहिए आपका, नंबर 3। ओके, रिगार्डिंग द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स, तो यहाँ पे आपको अलग अलग सीक्वेंस दी गई है, सॉरी स्टेप्स दिए हैं, उसको सीक्वेंस में आपको अरेंज करने हैं। देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले जो है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, तो उससे पहले सबस्ट्रेट बाइंड भी तो होना चाहिए, नहीं, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट, ये शायद लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। रिलीज ऑफ प्रोडक्ट उससे पहले वाला होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड्स नहीं, ये नहीं, ये सबसे पहले आएगा। देन आफ्टर एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन के बाद जो है वो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, और उसके बाद जो क्या होना है, प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज हो गए, और लास्ट में क्या होना है आपका, सबस्ट्रेट जो है वो अवेलेबल, सॉरी एंजाइम जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या बन रही है, ई ए डी सी बी, ई ए डी सी बी, आंसर में कहीं है ई ए डी सी बी, फर्स्ट वाला ही है, तो फर्स्ट चॉइस इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। फिर से एक टेबल आया भाई, टेबल तो बहुत सारे हैं इसमें। देखते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको टिश्यू दिए हैं, और कहाँ पे प्रेजेंट हो गए उसके लिए आपको देखना है। ओके, देखते हैं। यूनिसेल्युलर जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल पे, ठीक है, गोबलेट सेल जो हो गए एलिमेंट्री कैनाल के उसके ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, तो यहाँ पे 3 के साथ ए रहेगा। कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो जनरली बकल कैविटी की मॉइस्ट सरफेस पे रहती है, तो आंसर बी के सामने क्या रहेगा, 4। फिर देखते हैं मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है,
तो यहाँ पे सी लिख सकते हैं। और बचा कौन? एंडोक्राइन, यानी कि पेनक्रियाज में से एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो। तो आंसर क्या होना चाहिए? 3 4 1 2। 3 4 1 2 आंसर 3 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। भाई बहुत सारे टेबल दे दिए इन्होंने, कितने टेबल आ रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग एरा दिया है, टाइम पीरियड दिया है, और उसके अकॉर्डिंग कौन से एनिमल्स या फिर प्लांट्स जो है आए हैं उसके बारे में आपको पूछा गया। जनरली एनिमल्स के लिए है, तो देखते हैं कि क्या क्या है। ओके, मेसोजोइक एरा, जिसके अंदर कौन प्रेजेंट हुआ था? तो मेसोजोइक में आए थे बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रोटेरोजोइक में लोअर इन्वर्टिब्रेट आए, ऐसा बोल सकते हैं हम, तो इधर पे बी ले लेंगे। सीनोजोइक एरा जो है उसके अंदर मैमल्स प्रेजेंट हुए थे। और लास्ट वाला पेलियोजोइक एरा है, उसके अंदर एम्फीबियंस रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिश एंड एम्फीबिया रहेंगे, उसके बाद बर्ड्स एंड मैमल्स, सॉरी बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, फिर लोअर वर्टिब्रेट्स एंड मैमल्स। ये जनरली करेक्ट ऑर्डर रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ मैच कॉलम करना था। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहना चाहिए? 3 1 4 2। 3 1 4 2। यस, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड फिर से क्वेश्चन। इस पूरे पेपर के जूलॉजी पार्ट में आपको स्टेटमेंट बेस्ड एंड टेबल वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, जो कि एक पेपर्स को थोड़ा लेंथी भी बनाता है और थोड़ा हार्ड भी बनाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सोचने के लिए मजबूर होना है, तो लेंथी पेपर मिलेगा। और अगर आपने छोटी सी गलती करी तो मार्क्स भी कट होने के चांसेस रहते हैं। चलो स्टेटमेंट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जो कि करेक्ट है। Then after inner membrane of mitochondria is relatively less permeable as compared to chloroplast। नहीं भाई, ये जो है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन से ज्यादा परमिएबल रहती है। क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल होती है। ठीक है, तो ये वाला लाइन जो है वो रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट, ऐसा है आंसर कि फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो फर्स्ट इज करेक्ट, नंबर 3 पे आंसर रहेगा। यस, आगे चलते हैं। आंसर जो है वो कैसे देना पड़ेगा, इसमें आपको अलग अलग वेव्स दिए हैं, और वेव्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फंक्शन हो रहा है वो बताना रहेगा। ठीक है, तो पी वेव जो है वो डीपोलराइजेशन आर्ट्रिया लिख लेते हैं। चलो, फिर आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाता है। देन आफ्टर टी वेव जो है वो क्या दिखाएगा? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल दिखाएगा। तो यहाँ पे हम सी लिख लेंगे। और टी एंड पी के बीच में जो गैप रहता है, जनरली वो क्या करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, यानी कि वहां पे आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो देखते हैं। ए यानी कि 3 2 4 1, ये सीक्वेंस इससे पहले भी आ चुका है। 3 2 4 1, यानी कि आंसर 2 इज करेक्ट। आगे चलते हैं। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड। Bone marrow is the main lymphoid organ where all the blood cell including lymphocyte are produced। yes, बिल्कुल करेक्ट है। बोन मेरो में सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ बोन मेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ये भी आपका करेक्ट लाइन है। ठीक है, तो इसके साथ आंसर क्या रहना चाहिए? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, आंसर ए, यानी कि फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके, चार्ट वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। आइडेंटिफाई द एबीसीडी विथ रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो जीएनआरएच जो है वो किसको, एलएच को एक देता है, और दूसरा जो है वो एफएसएच बनाने में हेल्प करता है। एलएच जो है वो
लेडिग सेल के ऊपर काम करेगा, ठीक है, और एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगा जो कि स्पर्मेटिड में फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल के ऊपर काम करेगा, ठीक है, और वहां से जो फैक्टर्स रिलीज होंगे वो स्पर्मियोजेनेसिस के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ए इज एफएसएच, देख लेते हैं एफएसएच, एफएसएच 2 बार लिखा है, आगे चलते हैं। बी इज लेडिग सेल्स, यस, तो फर्स्ट आंसर इज डायरेक्ट करेक्ट हो गया। देखते हैं फर्स्ट आंसर में बाकी क्या है, सर्टोली सेल्स यानी कि यस करेक्ट, यहाँ पे मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सर्टोली सेल्स। और स्पर्मियोजेनेसिस, यस करेक्ट, तो आंसर जो रहेगा आपका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव। सबके पॉजिटिव दिए है तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं जाना है, ठीक है। फादर का बी है तो क्या होना चाहिए उसका, आई बी या फिर आई बी आई। मदर का जो है वो क्या है, ए, यानी कि ए के चांसेस क्या रहने हैं, आई और आई, ठीक है। और फिर चाइल्ड जो है, चाइल्ड का ओ है, तो चाइल्ड का ओ ब्लड ग्रुप है तो सिंपल है, स्मॉल आई ही होना है। तो दे रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी, ओके, तो उसके रिस्पेक्टिव जीनोटाइप क्या होने हैं, पेरेंट्स के और चाइल्ड के, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ओ ब्लड ग्रुप मिला है चाइल्ड का, यानी कि फादर और मदर दोनों में से आपको चांसेस है इस जीन के आने के। तो ये में से दो में से हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो कि हम क्रॉस बनाए आई बी, अगर एक पेरेंट बी वाला जो है वो ऐसा है, डोमिनेंट दोनों है, ठीक है, और उसका क्रॉस अगर ऐसे करवाया जाए मदर के ब्लड ग्रुप से, तो अगर आई मान लो कि ऐसा ब्लड ग्रुप होता तो भी चांसेस नहीं बनते कि हमें स्मॉल आई मिले, यानी कि दोनों के ब्लड ग्रुप के अंदर मिक्स वाला ब्लड ग्रुप जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो आई बी आई एंड आई एंड स्मॉल आई, तो ये करेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे आपको आई ये वाला करेक्ट है। बी में देखते हैं, ये चांसेस है लेकिन आ नहीं सकता। यहाँ पे ए बी नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आई बी ये नहीं, ये भी नहीं है, ये भी रॉन्ग है, तो ओनली ए इज द करेक्ट। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, ऑप्शन ए ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको दिया है टेबल, फिर से अब भाई टेबल आया तो मैं भाई आगे पेपर सोल्व नहीं करने वाला, क्योंकि इतने सारे टेबल कि भाई थक चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, डॉक्टर बनना है तो थकना भी पड़ेगा, है ना। तो चलो देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 जिसका फंक्शन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो एसएन आरएनए एंड टीआरएनए बनाता है, तो इसके सामने A24, ठीक है। देन आफ्टर देखा जाए तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कौन करेगा, तो रो फैक्टर जो है वो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करेगा, तो यहाँ पे बी के सामने 3। देन आफ्टर आपको दिया है स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, जो कि SNRNP करवाते हैं, स्नप्स जिसको बोला गया है, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग में जो रहता है उसको स्नप्स बोलेंगे, सी के सामने 1। और लास्ट में टाटा बॉक्स जो कि प्रमोटर साइट का नाम है, ठीक है, TA यानी कि सीक्वेंस जो होगी वहां पे प्रमोटर रीजन रहेगा और वहां से आपका जो है वो स्टार्ट होगा, तो वहां पे रखेंगे D22 यानी कि A4 B3 यानी कि 4312 आंसर डी, ओके, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके 50 MCQs कंप्लीट हुए जो कि जूलॉजी के थे इस पेपर के, और इसके साथ ही आपका 2024 का जो नीट पेपर सॉल्यूशन है वो खत्म होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पे
हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 2023 का पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। हम जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपके पेपर्स के सॉल्यूशंस भी डालते हैं और आगे जाके आपके क्लास भी अपलोड होंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इस पेपर का जो है पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द ज्वाइनिंग। थैंक यू।